भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मुफ्ती वजाहत काजमी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना अंसार रजा जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, विपक्ष के नेता और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप संविधान की मूल भावना को बुलडोज करना चाहते हैं, आप वक्फ में पारदर्शिता लाने के बहाने वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस आरोप पर आपकी सरकार का, आपका क्या जवाब है? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात क्या कि जो आदमी संविधान की बात कर रहा हो तो ये याद रखना चाहिए कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में वक्फ का जिक्र ही नहीं था। क्योंकि वक्फ का मतलब क्या होता है? अल्लाह को दान की हुई संपत्ति जिसका उपयोग दबे कुचले गरीब तबके के लिए किया जाए इस्लामिक लॉ के द्वारा। तो क्या इस देश में शरिया कानून हमने मान लिया है क्या? क्योंकि वक्फ को काम करना है इस्लामिक लॉ के द्वारा, बहुत सारे मुस्लिम देशों में जैसे है। तो इसलिए पहली बात तो यह संविधान सम्मत ही नहीं है। आर्टिकल 25-26 इस पर लागू नहीं होता है। भारत के तीनों कोर्ट इस पर लागू नहीं करते हैं। तो ये सबको अगर आप पारदर्शिता में लाएंगे तो जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं उनको तो पहले ये जान जाना चाहिए कि वक्फ एक्ट संविधान सम्मत है ही नहीं, इसको जैसे लाया गया। इसीलिए बाबा साहब के समय में संविधान में कोई वक्फ की जिक्र नहीं की गई थी, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। भाई वक्फ के अनुसार आप एक धर्म को उसके राइट्स दे दीजिएगा, सारे राइट्स, लेकिन बाकी धर्मों को तो आप दे नहीं रहे। ना हिंदू को दे रहे हैं, ना बौद्ध को दे रहे हैं, ना जैन को दे रहे हैं, ना किसी को दे रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। समानता के आधार पर ये कानून बना ही नहीं था, तो इसलिए तो होना ही नहीं चाहिए। अब आ गया कि इसके दुरुपयोग। भाई 1954 में बना, 55 में लाया गया, 64 में फिर उसने परिवर्तन किए, 1995 में असीम शक्तियां दे दी गई। 1995 के एक्ट के अनुसार तो कहीं पे भी कपड़ा रख दीजिए, जमीन उसकी हो जाएगी, अप्रूव आपको करना है, नहीं होगा। तो ये सब चीजों को दूर करना, इन सब विसंगतियों को दूर करना जरूरी है। ये एक्ट इसलिए लाया गया था। भाई पार्लियामेंट में जब पेश किया गया था, जेपीसी में आप गए, जेपीसी में ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपने ऑब्जेक्शंस रखे, अपनी बातें की। अब सब कुछ सम्मिलित होकर रिपोर्ट सरकार को चला गया, संसद में रखने वाले हैं, तो बैठ गए धरना पे, जंतर मंतर। अरे इवन के इन लोगों ने जितने ऑब्जेक्शंस दिए हैं, जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्शंस को भी हमने नोट कर दिया, नोटिफाई कर दिया, फिर किस बात की दिक्कत है? बदरअसल बात यह है कि मैंने पहले भी आपको कहा है, इस पूरे देश में लगभग 200 मुसलमान नेता ऐसे माफिया बन के बैठे हुए हैं जो पूरी वक्त की जमीन को कब्जा करके, और ये लोग अनाप शनाप उस पर कार्य किए जा रहे हैं। तो क्या सरकार ऐसे लोगों को रोकेगी? नहीं। वक्फ के लैंड को कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है, कांग्रेस की सरकार है, आलोक भाई बताएंगे। अभी 4 महीना पहले उन्होंने रिपोर्ट दिया कि वक्फ बोर्ड ने वहां पर लैंड को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया है। इनकी सरकार चूंकि वक्फ है, मुस्लिम है, तो कुछ कहेगी नहीं। तो इस ढंग से चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हैं, खुलेआम वो चेयरमैन साहब जो थे उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति वक्फ की, असदुद्दीन ओवैसी हत्या के बैठे हुए। तो ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वक्फ में पारदर्शिता आ रही है, तो उसमें दिक्कत कहां है? कौन वक्फ की जमीन ले रहा है? ना आपके पास डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, ना आप उसका रसीद कटाते हैं, कोर्ट भी आपका, सजा भी आपका, वकील भी आपके। ऐसा थोड़ी ना चलता है देश में। ठीक है, 70 साल से यही गलत दिशा में ये देश जा रहा था। उसको अगर पारदर्शिता लाने की कोशिश, तो दिक्कत कहां है? ठीक है आलोक जी, जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ये कहा कि जो ये तमाम संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, सबको बुलाया गया और उन्होंने जो जो सुझाव दिए वो सब रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया। रिपोर्ट अभी टेबल हुई है। इतनी जल्दबाजी में ये विरोध क्यों? किन बिंदुओं पर विरोध है आपका, आपकी पार्टी का, और क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने जो विषय उठाया है, वकील भी आपका, जज भी आपका, मुझे लगता है उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि एक ट्राइब्यूनल होता है और ट्राइब्यूनल में जो 3 लोग होते हैं उसमें एक एडीएम रैंक का ऑफिसर होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का होता है या सेशन जज का होता है, और एक मुस्लिम लॉ को जानने वाला व्यक्ति होता है। वो ऐसा नहीं है कि तीनों लोग मुस्लिम होते हैं या कांग्रेसी होते हैं। तो गुमराह करना, लोगों को बहकाना, ये बंद करना। दूसरी चीज, ट्राइब्यूनल के बाद अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं आप, कंसर्न स्टेट के, और अगर हाई कोर्ट में भी उस चीज का समाधान नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो बीजेपी जो बार बार ये फैसला सुना देती है टीवी चैनल्स पे बैठ के कि इसमें तो किसी कायदे उसमें नहीं जा सकते हैं, कानून के तहत आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। अमेंडमेंट पहले भी हुए। इन्होंने कहा साहब बाबा साहब के समय पे तो कुछ था ही नहीं, वक्फ शब्द ही नहीं था, वक्फ बोर्ड ही नहीं था। भाई बिल्कुल बाबा साहब के संविधान में नहीं था, लेकिन बाबा साहब के संविधान की पावर से ही 1954 में जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनी, वो बाबा साहब के संविधान के द्वारा दी गई ताकत के आधार पर ही बनी। और उसके बाद 1995 में जो ट्राइब्यूनल बना, वो ट्राइब्यूनल चाहे बैंकिंग ट्राइब्यूनल हो, तमाम तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं,
हमारे यहाँ पर? क्या सरफासी एक्ट में आप डेथ ट्राइब्यूनल में नहीं जाते हैं? तो इसी तरह का जो ट्राइब्यूनल बना 1955 में, वो भी बाबा साहब के जो संविधान है उसी की पावर्स के तहत बना। और उसके बाद जो 2013 के अंदर जो लास्ट हमारे अमेंडमेंट्स हैं, उसके अंदर तो बहुत सारी पावर्स उनकी कम कर दी गई। उसमें तो जो एडवाइजरी कमेटी थी उसको डायरेक्टिव बॉडी बना दिया। 2 महिलाएं ऑलरेडी हैं उसमें। सर्वे 1 साल में होना जरूरी है, और अगर नहीं होता है तो 2 साल की सजा है। सेल का प्रोविजन ही खत्म कर दिया गया है। अगर लीज पे भी लेना है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 10 साल है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए 30 साल है, और अगर इसका वायलेशन होता है तो 2 साल की जेल भी। तो ये बार बार जो गुमराह करते हैं कि साहब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। दिक्कत ये है कि ये बिल के जो इंटेंट है अंजना जी, वो इंटेंट गलत है। जब बिल प्रस्तुत किया गया, रिपोर्ट जब पिछली बार जब 13 फरवरी को प्रस्तुत की गई, तो दूसरी तरफ से नारे लग रहे थे जय श्री राम के। अब कल को अगर हिंदुओं से रिलेटेड कोई बिल लगेगा तो और वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे तो इंटेंट के ऊपर गलत सवालिया निशान लगेंगे। आप अगर ट्रांसपेरेंसी लाने चाहते हैं तो कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, जेपीसी में जो ऑपोजिशन ने सुझाव दिए उनको आपने नहीं माना। ठीक, नॉन एंटिटीज जो पार्टी नहीं थे उनके सुझाव को माना। क्लॉज बाय क्लॉज जो डिस्कशन होना चाहिए उस पर बात नहीं हुई। ठीक है, डिसेंट नोट में कोट कर रहा हूं, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन का जो डिसेंट नोट था वो उसके अंदर से हटा लिया गया। अब आप चाहते हैं नॉन मुस्लिम्स इसके अंदर आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर आ जाए, मंत्री इसके अंदर आ जाए, और कई क्लॉज ऐसे हैं जिनके अंदर इस पर एक पॉइंटेड जवाब आप दीजिएगा कि आप मंत्रियों को नॉन मुस्लिम्स को उसमें क्यों लाना चाहते हैं। लेकिन आलोक जी जल्दी पूरा कीजिए, बाकी 10 सेकंड मैं केवल कहना चाहता हूं। उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज है वक्फ बाय यूज। जो आज मस्जिद हैं जिनके पास लैंड के रिकॉर्ड्स नहीं है, अगर मान लीजिए बाय यूज अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, आप उसको हटाना चाहते हैं तो हजारों डिस्प्यूट्स खड़े हो जाएंगे, और फेडरल स्ट्रक्चर पर आर्टिकल 14, 15 और 30 का सीधा फेडरल स्ट्रक्चर में वायलेशन है। ये ठीक है, चलिए मैं तमाम हमारे सवाल जवाब आलोक जी आप तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले अनुराग जी डिस्प्यूट ना हो ये भी तो एक मुश्किल है ना। अब आप ये देखिए, ये सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी का मामला है। एक प्लॉट मालिक ने, एक प्लॉट मतलब एक जो उसमें सिर्फ घर है, उस मालिक ने उसको वक्फ को दे दिया। अब वहां पर नमाजी आकर नमाज पढ़ने लगे, तो बाकी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं क्या उनकी कोई राइट्स नहीं है? ऐसे में उनकी सुनवाई कहां पर होगी? आप समझिए, एक से एक मतलब तिरुचिरापल्ली के एक पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। आप दावे सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, लेकिन मैं दावे पर सिर्फ नहीं जाना चाहती हूं, मैं उससे पहले आपको एक ये फैक्ट बताना चाहती हूं। राम मंदिर ट्रस्ट, ये वाला जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए, जिस पर अनुराग जी आप जवाब दीजिएगा। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट है जिसने 5 साल में 2150 करोड़ रुपए खर्च किए, 2150 करोड़, ठीक है। 5 सालों में कुल 396 करोड़ रुपए का टैक्स भरा, 396 करोड़ रुपए का टैक्स, जिसमें 272 करोड़ जीएसटी है, 39 करोड़ टीडीएस है, 14 करोड़ लेबर सेस है, बाकी अन्य तरह के टैक्स। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पर आइए, जिसके पास 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति है, 1.25 लाख करोड़। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय 1.25 करोड़ रुपए है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कम से कम 10% आय हो सकती है, जो सालाना अगर आप देखिए तो 12,000 करोड़ रुपए है। अब ये जो नुकसान हो रहा है और जो ये घपलेबाजी का आरोप लग रहा है, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है, नंबर्स है, इसमें किसी का झूठ शामिल नहीं है। मैं सिर्फ एक मंदिर ट्रस्ट की बात कर रही हूं और पूरे वक्फ जमीन से कमाई की बात कर रही हूं। अनुराग जी, क्या इसको देखने की जरूरत नहीं है? देखिए अंजना जी, आजकल एक नया सिस्टम चला है भारतीय जनता पार्टी का कि उन्हें हमेशा समाज के अंदर में एक धर्म की राजनीति को उन्हें जिंदा रखना है। कभी ये यूसीसी लेके आएंगे, उससे मन नहीं भरेगा तो एनआरसी लेके जाएंगे, एनआरसी से नहीं भरेगा तो संभल पहुंच जाएंगे, संभल से छूटेंगे तो औरंगजेब को कंधे में उठा के घूमेंगे और पूरे देश में घूमते रहेंगे, उससे मन नहीं भरेगा तो वक्फ बोर्ड पे अब आ गए। अब भाई ये बताइए, वक्फ बोर्ड ने आपने जेपीसी बनाई,
जेपीसी ने आपने अपोजिशन के उसमें मेंबरान रखे। अब आपने जब जेपीसी बनाई है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जो आपको सजेशन दे रहे हैं उनको मानिए। मानने के बाद उनके अगर उन्होंने जो अपने सजेशन दिए शायद वो ज्यादा अच्छी तरह समझते, आप उनको मानते और फिर उनको मानने के बाद जेपीसी की एक मान रखा जाता है ना कि जेपीसी बनी है तो जेपीसी में सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, उन विचारों को आप पार्लियामेंट में लेके आइए। लेकिन आप जिन्होंने अपने विचार रखे उनको आप मानने को नहीं तैयार हो और फिर दूसरे साथी कह रहे हैं कि भैया पार्लियामेंट में इसका फैसला होगा, जंतर मंतर में कैसे होगा। भाई लोकतंत्र में ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। भाई आप पे क्या भरोसा, आप तो पार्लियामेंट के अंदर में भी जिस तरह से किसानों का बिल आपने बनाया जबरदस्ती, जब विपक्ष आपसे कहता रहा विपक्ष की सलाह मान जाइए, विपक्ष के कुछ पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए, कहां माना आपने बिल पास कर दिया। बाद में किसान 1 साल तक धरने पे बैठा तो आपको बिल वापस लेना पड़ा। तो यहां पे समय किसका बर्बाद हुआ? देश का। जब देश का समय बर्बाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार को लेनी चाहिए। और कल आपका क्या